मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापक हूं और इस विश्वविद्यालय में मेरे पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो कुछ जिम्मेदारियां अपने समाज को लेकर के भी हैं, जिसमें हम चयन प्रक्रिया में ये निर्धारण करते हैं कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व उसमें हो रहा है कि नहीं। आदरणीय परमदेव जी ने विद्या के द्वारों की चर्चा की, धार्मिक आंदोलन की चर्चा की, सामाजिक आंदोलन की चर्चा की और आर्थिक आंदोलन की चर्चा की। मैं इनसे 100% सहमत हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले इस सभा में जुड़े हुए लोग दलितों की जो संवैधानिक स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, उसको एक बार समझ लिया जाए। भारतीय संविधान में आर्टिकल 341 और 342, 341 एंड 342 जो चर्चा करते हैं कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर और रिलीजन के ऊपर, और जो रिजर्वेशन के ऊपर और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। भारतीय संविधान में आदरणीय भारतीय संविधान के शिल्पी निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन दलितों की दबे हुए, दलित हुए, दल दिए गए, दलिया बना दिए गए इस समाज की पीड़ा को समझा और ये व्यवस्था लागू की कि सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इन लोगों का जब तक रिप्रेजेंटेशन फिक्स नहीं किया जाएगा, इनका रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन, ये दो शब्दों का प्रयोग संविधान में किया गया है, तब तक इन लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक ये उद्धार नहीं हो सकता। रिजर्वेशन केवल और केवल आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब है कि आपका प्रतिनिधित्व, आपके समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति वहां पर बैठा है और वो आपके समाज की चिंता करता है और वो अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हुए अपने समाज के लोगों को ऊपर उठाता है। ये केवल उसका एक आर्थिक विकास है। उसका सामाजिक विकास और धार्मिक विकास उसके समाज के लोगों के द्वारा, उसके धर्म के लोगों के द्वारा, और सांस्कृतिक विकास उसके संगठन के लोगों के द्वारा, और बाकी जो वर्णों की चर्चा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की चर्चा पूज्यपाद मीमांसक जी ने की। इन समस्त के द्वारा जब संगठनात्मक रूप से होता है तो सांस्कृतिक संगठन की चर्चा होती। इसी संविधान में आर्टिकल 16 के पॉइंट नंबर 4 पर और आर्टिकल 46 में यह कहा गया कि स्टेट विल प्रमोट द वीकर सेक्शन पर्टिकुलर्स फॉर SC and ST and they will protect them to injustice and exploitation, कि इनको न्याय दिलाया जाएगा और इनको शोषण से बचाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मीमांसक जी ने कहा कि संविधान का होना एक बात है और उसका इंप्लीमेंटेशन होना और उसको अक्षर से स्वीकार करना ये एक दूसरी बात है। संविधान में हमारे को व्यवस्थाएं दे दी गई, परंतु वो व्यवस्थाएं हमारे को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से हमारे को नहीं मिली। इसलिए इस दलित उद्धारणी सभा का आयोजन किया जा रहा है और भारतवर्ष में अनेक संगठन मिलकर के दलितों के उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हम चर्चा करते हैं। क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय में लाइजन ऑफिसर का भी काम देखता हूं और मैं आपको बता दूं कि ये आपके पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें हमने 100% जो संवैधानिक स्थिति है रिजर्वेशन की पॉलिसी को, उसका इंप्लीमेंटेशन हमने यहां किया है। आर्टिकल 335 में SC ST की रिजर्वेशन की और उनकी एप्लीकेशन की चर्चा किया गया है और उस आर्टिकल में 15% रिजर्वेशन जो है वो SC के लिए है और 7.5% रिजर्वेशन जो है वो ST के लिए है।
और 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी के लिए दिया गया है। और अभी जो ईडब्ल्यूएस बना है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, के बाकी वर्णों में भी जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण उसमें दिया गया है। और ये कैटेगरी ए, बी, सी और डी, चाहे वो क्लास 1 की पोस्ट हो, चाहे क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 4, इन चारों कैटेगरी में समान रूप से ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू रहेगी। इस दलित उद्धारणी सभा के माध्यम से और इसमें जितने मुझे समृद्ध लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि भाई कम से कम सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ करें, अपने जिले से प्रारंभ करें, अपने राज्य से प्रारंभ करें। यदि अपने राज्य मात्र में सर्वप्रथम यदि हम रिजर्वेशन की पॉलिसी को और इसके बैकलॉग को, जब से ये लागू हुआ है तब से यदि केवल इसको हम सरकार के द्वारा संविधान की स्थिति को इंप्लीमेंट मात्र करा दें, तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, आपका कोई पढ़ा लिखा भाई बहन बेरोजगार नहीं रहेगा। इतनी सारी वैकेंसीज हमारी खाली पड़ी हैं। तो ये भी एक अभियान हमारे को चलाना चाहिए, क्योंकि आपका विषय इनका है कि दलितों का उद्धार कैसे संभव हो। तो पहला स्टेप यदि आप लेना चाहते हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी हरियाणा सरकार से कह करके, भारत सरकार से कह करके, जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितने सरकारी कार्यालय हैं, जितने सरकारी उपक्रम हैं, उनके भीतर ये 15%, 7.5% और 27 और 10% का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जब हो जाएगा तो प्रत्येक 100 लोगों के ऊपर 15 लोग आपके अपने होने चाहिए। इस विषय में मैं समझता हूं आप और हम मिलकर के संगठनात्मक रूप से, आवश्यक रूप से हम काम करेंगे। और मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट पीछे आई थी और उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ने यह कहा था कि जो आज हम कॉन्ट्रैक्ट पर यदि हम किसी व्यक्ति को सरकारी संस्था में लगाते हैं या आउटसोर्सिंग से हम किसी सरकारी संस्था में किसी व्यक्ति को हम लगाते हैं जिसमें सरकारी पैसा इन्वॉल्व है, उस पर भी ये रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन का रोस्टर ये लागू होगा। तो ये भी आप निश्चित रखें कि कई बार आपको और हमारे को ये कह करके वापस कर दिया जाता है कि नहीं ये तो आउटसोर्सिंग है और ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, इस पर आपका पॉलिसी लागू नहीं होता। तो ये संवैधानिक जो स्थिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू होती है और ये आउटसोर्सिंग पर भी लागू होती है। दूसरा, जिस आर्थिक संगठन की चर्चा, आर्थिक समृद्धि की चर्चा आदरणीय परमदेव जी कर रहे थे, मैं उसका 100% सहमत हूं, समर्थन करता हूं। आज मेरे समाज के बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से मैं अपनी एक बात ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के संपूर्ण उद्योग जगत में, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार के संपूर्ण उद्योग जगत में जो अरबों और खरबों रुपए का है, उसमें 4% भागीदारी दलितों के लिए निश्चित की गई है, जिसके लिए डिक्की, DIICI, दलित इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में जितना भी उद्योग है उसमें रिप्रेजेंटेशन 4% का मतलब आप समझ सकते हैं अरबों खरबों रुपए में कितना है। लेकिन उसका व्यवहारिक रूप यदि आप देखने जाएंगे तो उस व्यवहारिक रूप को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं समझता हूं ये दलित उद्धारणी सभा डिक्की के साथ मिलकर के काम करे। तो जितने भी आपके जो बाधाएं हैं, जो आर्थिक बाधा है, जो किसी व्यापार में जुड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है, बैंक में लोन लेने की आवश्यकता होती है, गारंटी लेने की आवश्यकता होती है, और जो उसमें पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो उसमें एप्लीकेशन जमा कराने की, जो कागजी कार्रवाई करने की, जो एफिडेविट सबमिट करने की जो कार्यवाही होती है, उसमें सहयोग करेंगे तो हम उसमें भी एक दिन कहीं ना कहीं जाकर के हम आवश्यक रूप से हम समृद्ध होंगे। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं,
आदरणीय भाई मैनपाल जी ने कहा कि निम्न कार्य करने वाला व्यक्ति निम्न माना जाता है और उच्च कार्य करने वाला व्यक्ति उच्च माना जाता है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भाई की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में या क्या पूरे विश्व में यदि आप देखते हैं तो चमड़े का काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जिसको हम लिबर्टी के नाम से जानते हैं, जिसको हम पूमा के नाम से जानते हैं, जिसको हम रिबॉक के नाम से जानते हैं, जिसको हम बाटा के नाम से जानते हैं, इनको कोई दलित नहीं कहता, इनको कोई शूद्र नहीं कहता, इनको कोई चरमकार नहीं कहता। और लोहे का काम करने वाली जितनी सारी कंपनियां हैं जो आपके ट्रक बनाती हैं, जो आपकी गाड़ियां बनाती हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे वो मारुति है, चाहे वो फरारी है, चाहे वो वॉक्सवैगन है, चाहे वो लंबरगनी है, इनको कोई लोहकार कहने वाला व्यक्ति नहीं है। काम तो ये भी वही कर रहे हैं जो गांव में एक दलित आदमी जूते बनाने का काम करता था। आज वही काम वो दूसरे लोगों ने ग्रहण कर लिया और वो बड़े आदर के साथ उसको करते हैं और उनको लोग सर कल के बोलते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता दुनिया में और काम कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। उसको करने वाले और उसको देखने वाले की नजरिया और उसकी दृष्टि ही उसके अंदर भीतर परिवर्तन पैदा करती है। हम आर्थिक रूप से विपन्न थे, हम काम करते रहे तो हमारे को दला भी गया, हमारे को कुचला भी गया, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने संविधान में जो स्थिति दी कि रिजर्वेशन का मतलब होगा सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, इन सभी रूपों में किसी व्यक्ति का समृद्ध हो जाने का नाम ये रिजर्वेशन पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य रहा। अनेक लोग समाज में आते चले गए, उत्थान करते चले गए। आज सभी प्रत्येक विभाग में व्यवस्था संविधान ने दी है कि एक एक लाइजन ऑफिसर होगा और वो उसी कम्युनिटी का होगा। आज प्रत्येक विभाग में बैठे हुए लाइजन ऑफिसर्स की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी वहां पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, और उसके पास भारत के संविधान की इतनी शक्तियां होती हैं उस व्यक्ति के पास कि स्वतंत्र रूप से वो काम करता है। उसको किसी प्रकार का दबाव डाल करके उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। मैं अपने विश्वविद्यालय में बहुत स्वतंत्र रूप से काम करता हूं और इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत विद्यार्थी और बहुत सारे अध्यापक, प्राध्यापक और दूसरे कैटेगरी में सब लोग समान रूप से अपना वर्चस्व प्राप्त करते हैं। साथ साथ में एक चीज और भी कहता चलूं, जो आचार्य मीमांसक जी कह रहे थे, सभा ऐसे नहीं चलती है भाई। कोई भी व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता है। भूखे भजन न होत गोपाला। हमें मिलकर के आदरणीय वर्चस्पति जी को, इनकी पूरी टीम को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और यह सहयोग केवल एक बार नहीं, ये आज जो 450-500 लोग जुड़े हुए हैं, चाहे ये 100 रुपया प्रति माह इस सभा के लिए डालें, 200 रुपया डालें, चाहे 500 रुपया डालें, तभी ये सभा समृद्ध होगी। मेरा गांव रोहतक के पास में एक छोटा सा गांव है बालंद, और उस गांव में हमने एक भाईचारा एकता संगठन करके, हमारा 250-300 लोगों का एक समूह है और उसमें लगभग हम हर महीने फौजी लोग मिलकर के उसमें 500-500 रुपए का सहयोग करते हैं। और किसी भी समुदाय के भाई बहन को यदि कोई आपत्ति होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई विवाह में दिक्कत है, कोई आर्थिक रूप से विपन्नता है, अन्न की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, कहीं बीमारी में कोई दिक्कत पड़ गई, तो हमारे संगठन के लोग उस घर में जाते हैं और उस भाई का, उस बहन का सहयोग करके आते हैं, निस्वार्थ भाव से एकदम से सहयोग करते हैं। तो ऐसा संगठन मैं समझता हूं कि तभी समृद्ध हो पाएगा जब आप और हम सारे लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा अंशदान इस सभा के लिए हम कहीं ना कहीं करेंगे। मैं समझता हूं आदरणीय मीमांसक जी, आदरणीय वर्चस्पति जी, ये वर्ष 1921 चल रहा है, 2021 चल रहा है, क्षमा करें। और 1921 में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, और जिस शुद्धि आंदोलन में स्वामी जी महाराज रोहतक में आए थे,
और उसी शुद्धि आंदोलन में मेरे दादाजी ने स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के उस शुद्धि आंदोलन में हिस्सा लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी के दर्शन भी किए, उनसे उपनयन संस्कार भी कराया, उपनयन भी धारण किया और वैदिक धर्म में दीक्षित हुए। आज मेरे परिवार को 100 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं और मैं सौभाग्य मानता हूं उस ऋषि ने जो प्रकल्प और संकल्प चलाया था उसी माध्यम से मेरे पूज्य पिताजी को विद्या अध्ययन का अवसर मिला, हमारे को विद्या अध्ययन का अवसर मिला, आगे बढ़ने का अवसर मिला और नित्य प्रति हम लोग आगे बढ़ते चले गए और हमारे साथ बहुत लोगों को साथ मिलकर के आगे बढ़ने का भी अवसर मिला। अभी मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि इन हमारे व्यक्तियों का सुधार कैसे हो, इसमें प्रगति कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो। मैं समझता हूं कि हमारे को दलित उद्धारणी सभा के छोटे छोटे गांव में संगठन बनाने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था, वो 3 वाक्य कहते थे। पहला था कि संगठित रहो, और दूसरा था कि शिक्षा ग्रहण करो, और तीसरा था कि संघर्ष करो। तो सबसे पहला जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की जो संवैधानिक संकल्पना में आता है वो संगठित रहो, तो हम छोटे छोटे संगठन हम बनाते चले जाएं। मुझे लगता है कि प्रत्येक गांव में छोटे छोटे संगठन हमारे भाइयों के, हमारे बहनों के होने चाहिए। इस सभा के माध्यम से मैं एक चीज और अपनी पीड़ा आपको कहना चाहता हूं। आज हम केवल दलित समाज में बटे हुए नहीं है, हम जातियों में भी अलग अलग बहुत तरीके से बटे हुए हैं और जातियों में भी हम अपने गोत्र परंपरा के साथ बहुत गूढ़ रूप से बंधे हुए हैं। हमारे को ये समझ करके चलना होगा, ये जातियां, ये गोत्र, इनमें जो हमारा बटाव हो गया है, इनको हमें संगठन की भावना से ये समझ करके, जैसा दलित मैं हूं वैसा मेरा भाई ये दूसरा दलित है, उसमें जातियों का विभाजन ना करके ये सारे वर्ग के लोग, जब हम समस्त दलित वर्ग के लोग एक संगठन में आकर के खड़े होंगे और उस संगठन में सभी जातियों के जब लोग होंगे तो मैं समझता हूं संगठन ज्यादा मजबूत होगा। जिस शिक्षा के द्वार की आचार्य जी चर्चा कर रहे थे, मैं उसी पर बात कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का भी कहना यह था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये एकदम सत्य है। यदि हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षा के रास्ते हमारे को खोलने होंगे, हमारे को बैठ करके स्वाध्याय करना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जहां दूसरे अध्याय में, दूसरे समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा करते हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदा। जिसके माता पिता और आचार्य तीनों बढ़िया होते हैं, वो व्यक्ति, वो संतान, वो उत्तम होती है। माता धार्मिक हो, प्रशस्त हो और पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करने वाला हो। आज मैं अपने समाज में ये देख रहा हूं कि मेरे समाज में लोग पाखंडों में, अंधविश्वासों में, भूत प्रेत में, डाक डाकिनी, पिशाच पिशाचिनी, इनके अंदर बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं और कभी किसी तीर्थ में, कहीं किसी बाबा के यहां, कभी किसी बाबा के यहां, ये खूब लुटते पिटते जा रहे हैं। दोष हमारा भी है। हमने कब इनको धर्म की शिक्षा दी? हमने कब इनके लिए शिक्षा के रास्ते, शिक्षा के दरवाजे खोले? मैं व्यक्तिगत रूप से यदि कहूं तो मैंने अपने गांव में पिछले 2 साल से मेरे पिताजी आदरणीय पंडित सुदर्शन देव आचार्य, उनके नाम से पुस्तकालय भवन खोला हुआ है। 15-16 लाख रुपए लगा करके मैंने वहां पुस्तकालय भवन का निर्माण किया है और उस पुस्तकालय भवन में मैं बड़ी क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूं कि उसमें दलित वर्ग के लोग बड़ी न्यूनता के साथ आकर के बैठ करके पढ़ना चाहते हैं। बाकी लोग आते हैं, बैठते हैं, किताब लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं और उस मेरे पुस्तकालय में संपूर्ण सुविधाएं हैं। इंटरनेट की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, चाय पानी बिस्किट नमकीन सब फ्री में सुविधा है। कोई पुस्तक आपको चाहिए उसकी बैठने की, पढ़ने की सुविधा है। आपको चाहिए वो पुस्तक उपलब्ध कराने की सुविधा है। जो कोचिंग आपको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुनर्जागरण की आवश्यकता है। उन लोगों के साथ दोबारा बैठ करके चर्चा करने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ उनकी जो और बेसिक जरूरतें हैं जिनका पूरा किया जाना जरूरी है, जिसका पूरा होने पर मुझे लगता है कि वो लोग फिर स्कूल के दरवाजे की तरफ, कॉलेज के दरवाजे, विश्वविद्यालय के दरवाजे की तरफ वो लोग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं संगठन छोटे छोटे बनाए और शिक्षा की अलख जगानी पड़ेगी। शिक्षा के लिए जाके प्रवेश कराना पड़ेगा। शिक्षा के लिए यदि आपको लगता है कि इन बच्चों की, ये बहुत गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, इनके फीस भरने की भी आवश्यकता है, तो आचार्य वर्चस्पति जी उनको चिन्हित करिए, उनकी पूरी स्क्रीनिंग करिए कि एक्चुअल में जरूरतमंद के पास वो फीस पहुंचे। तो वो सहयोग भी हम सामान्य रूप से करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करते रहना है। हमारी पीढ़ियां हजारों साल से संघर्ष करती हुई चली आ रही हैं और संघर्ष हमारे को हर जगह पर करना पड़ता है। चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न बन जाओ, चाहे वो क्लास 4 का अधिकारी हो, चाहे क्लास 1 का अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, कहीं ना कहीं ये दुर्गंध बाकी लोगों के मध्य मुख से निकलती रहती है और दलित समाज को कहीं ना कहीं दलन, कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं उनको पीड़ित किया जाता रहता है। मैं समझता हूं कि हम इसमें साथ मिलकर के काम करेंगे और ये बड़ा अच्छा अवसर है अपनी बात रखने का। आज पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालय ऑनलाइन अपना एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें हमारा जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और पूरे भारत के विश्वविद्यालय अब कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। आचार्य वर्चस्पति जी और आपकी टीम, आचार्य मीमांसक जी, आपसे सादर निवेदन, कृपया ये सुनिश्चित करें कि हम दलितों के एंट्रेंस को क्लियर कराने के लिए उनको हम आर्य समाजों में ऑफलाइन और नहीं तो ऑनलाइन माध्यम से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उनको कम से कम उन विषयों का ज्ञान हो। हजारों की संख्या में बैंकों में नौकरियां निकलती हैं, हजारों की संख्या में रेलवे में नौकरियां निकलती हैं, हजारों की संख्या में राज्य सरकार में कहीं एलडीसी, कहीं यूडीसी, कहीं क्लास 1, 2, 3, 4 डी के लिए, सी के लिए, जिसकी जैसी योग्यता हो उसको वहां अप्लाई करवाया जाए जन जागरण के साथ, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से उनको कोचिंग दिलाया जाए, घर बैठे कोचिंग दिलाया जाए। अध्यापक जहां तक आवश्यकता होगी मैं आप लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मेरे अनुज भ्राता आदरणीय डॉक्टर सोमवीर जी, सुशील जी, भाई मैनपाल जी, जो हम बड़े विश्वविद्यालयों में बैठे हैं, एक बार आवश्यकता इस बात की भी है कि आपकी टीम एक बार हमारे साथ आकर के बैठे, बात करे, चर्चा करे और एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करें कि इस महीने में हमारे को ये करना होगा और इस प्रकार से हमारे कोचिंग के लिए ये अध्यापक हमारे साथ रहेंगे। हमारे ही संगठन से हमारे ही अध्यापक वॉलंटियर बिना किसी एक सिंगल पैसा लिए जब सामने आकर के अपने समाज के लिए काम करना प्रारंभ करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब विद्या के दरवाजे आपके लिए और हमारे लिए खुलने लगेंगे। लगभग 500 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। इन लोगों को मैं एक अपने इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। उपस्थित बंधुओं, आर्य समाज का मंच एक ऐसा मंच है जो आपको मान सम्मान देता है, जो आपको समान अधिकार की चर्चा करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जन जागरण की चर्चा करते हैं और वो वर्ण परिवर्तन की चर्चा भी करते हैं कि कोई भी व्यक्ति निम्न वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में भी जा सकता है और यदि खराब कर्म करे तो ब्राह्मण वर्ण से वो निम्न वर्ण में भी आ सकता है। मैं धन्यवादी हूं ऐसे आर्य समाज के संस्थापक जिन्होंने मेरे पूज्य दादाजी की उंगली पकड़ करके हमारे को दलित से ब्राह्मण की कैटेगरी में बैठाया और मेरे पिताजी को हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान महर्षि वाल्मीकि सम्मान सर्वप्रथम हरियाणा संस्कृत अकादमी से मिला। वेद वेदांग पुरस्कार उनको मिला, वेद के भाष्यकार के रूप में उनको जानते हैं
और पंडित के रूप में आज भी गुरुकुलों में यदि कोई उनको जानता है तो पंडित सुदर्शन देव आचार्य के नाम से जानता है। ये मैं समझता हूं कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उनके आचार्यों का हमारे ऊपर वरद हस्त रहा है। एक चीज और कहना चाहता हूं, अपने धर्म की तरफ चलिए। जो हमारा आर्य धर्म है, जिसमें हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, यह हमारे को समानता का अधिकार देता है। स्त्रियों को, महिलाओं को, बेटियों के लिए यदि सबसे पहले किसी ने वेद पढ़ने के दरवाजे खोले, संस्कृत पढ़ने के दरवाजे खोले, तो मैं समझता हूं महर्षि दयानंद सरस्वती और उसकी गुरुकुल परंपरा है। आज हमारा बहुत सुंदर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो संपूर्ण रूप से जिन नियमों की मैं रिजर्वेशन रोस्टर की बात कर रहा था उसको फॉलो करता है, और आज वहां के यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रूप किशोर जी शास्त्री, जो सबसे बड़ी जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें आपके समाज के इस व्यक्ति को चांसलर नॉमिनी के रूप में बैठा करके जो आदर देती है और मेरी बात का जो मान सम्मान वहां रखते हैं और योग्यता के आधार पर जो हम वहां चयन करते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी संस्थाएं जिस दिन सारी हो जाएंगी उस दिन आपको और हमारे को विद्या के दरवाजे भी खोलेंगे और हम बेरोजगार भी नहीं रहेंगे, हम संगठन में भी रहेंगे। और मैं समझता हूं कि यदि दलितों का कोई उपनयन संस्कार करने की हिम्मत रखता है तो आर्य समाज रखता है। महिलाओं का यदि कोई उपनयन संस्कार करने की हिम्मत रखता है और उसको यज्ञ के अधिकार देने की हिम्मत रखता है, हवन के अधिकार देने की हिम्मत रखता है, तो वह आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती है। तो क्यों न हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और इसमें मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा जो संगठन जो 1000 लोगों को या 5000 लोगों को एक आवाज पर जोड़ सकता है, आदरणीय श्री परमदेव विमांसक जी, आपको मैं बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आपने जिस प्रकार से ये संगठन खड़ा किया है, ये निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। अंत में, क्योंकि मैं वेद की बात करता हूं, गुरुकुल कांगड़ी में भी मैंने वेद पढ़ाया और यहां भी मैं वेद पढ़ा रहा हूं। एक छोटी सी 1.5 मिनट की कथा पर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार किसी साधु से किसी व्यक्ति ने पूछा कि साधु महाराज आपकी जाति क्या है। तो साधु ने कहा कि साधु बड़े ऊंचे थे। साधु ने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपनी जाति के बारे में क्या बताऊं। जब मैं सुबह सुबह उठता हूं, उठकर के जब मैं दंत धावन करता हूं, दातुन करता हूं, मंजन करता हूं और मैं शौच आदि से निवृत्त होता हूं, अपना मल साफ करता हूं, मूत्र साफ करता हूं, अपना कमरा साफ करता हूं, तो मैं शूद्र हो जाता हूं। अपने कपड़े साफ करता हूं तो शूद्र हो जाता हूं। आप देश भी साफ रखना चाहते हैं और आप शूद्रों से नफरत भी करेंगे तो ये सफाई होगी नहीं। दुनिया भर के कीटाणु और दुनिया भर के रोग आपको जकड़ लेंगे। इसलिए सफाई करने वाले से कैसी नफरत, वो तो और ज्यादा आदर का भागी होना चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति प्रातः काल में उठकर के शूद्र धर्म को अपनाता है। साधु ने कहा कि जब मैं नहा धोकर के वेद का स्वाध्याय करने लगता हूं, गीता का स्वाध्याय करता हूं, रामायण का स्वाध्याय करता हूं, उपनिषद का स्वाध्याय करता हूं, यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, तो मैं ब्राह्मण हो जाता हूं। और जब मेरी देश की बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर जब कोई आपत्ति आने लगती है तो मैं डंडा उठा करके उस आपत्ति के निवारण के लिए खड़ा हो जाता हूं, तो मैं क्षत्रिय हो जाता हूं। और जब मैं अपने शरीर के निर्वहन के लिए कभी वस्त्र खरीदता हूं, कभी सब्जियां खरीदता हूं, कभी कंद खरीदता हूं, कभी मूल खरीदता हूं, कभी अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक चीजों को मैं खरीदने के लिए बाजार में जाता हूं, तो मैं वहां बहुत मोलभाव करता हूं, तो मैं वैश्य हो जाता हूं। तो बताओ विद्वान, मेरी जाति क्या हो सकती है? चारों वर्ण तो मेरे भीतर समाये हुए हैं। इसलिए कोई वर्ण ना छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है। जो सिर का स्थान जितना आदरणीय इस शरीर में है, उतना ही आदरणीय स्थान इस शरीर में पैरों का भी है। और अत्यंत आदर में हम पैरों की पूजा करते हैं, चरण स्पर्श करके वंदना करते हैं, अपने ब्राह्मण को शूद्रों के अंदर बिल्कुल समर्पित कर दे हैं, साष्टांग प्रणाम हम उनको करते हैं। मैं समझता हूं किसी न किसी रूप में आप और हम सब मिलकर के इस संगठन को बलवान करेंगे, समृद्धशाली बनाएंगे और आपस में इस संगठन शक्ति के साथ निरंतर
ये जो ज्योत आदरणीय मीमांसक जी ने, आदरणीय वर्चस्पति जी के माध्यम से जगाई है, उसको हम निरंतर सहयोग करते रहेंगे। और मैं उद्घोषणा करता हूं कि मेरा तन मन धन जो भी मेरे से सहयोग बनेगा अपने समाज के लिए, इस सभा के लिए, मैं निरंतर आपके लिए प्रदान करता रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति। डॉक्टर सुधीर जी का